डियर स्टूडेंट, हम सॉइल की इंडेक्स प्रॉपर्टीज के बारे में या मृदा के सूचकांक गुणों के बारे में स्टडी कर रहे थे। हमने पाया था कि सॉइल में जो इंजीनियरिंग प्रॉपर्टी होती हैं वो तीन है हमारी: पारगम्यता या परमेबिलिटी, संपीड्यता या कॉम्प्रेसिबिलिटी और विरूपण सामर्थ्य, अपरूपण सामर्थ्य या शियर स्ट्रेंथ। हमने ये भी पिछले पीरियड में समझ लिया था कि ये तीनों प्रॉपर्टी के लिए जो टेस्ट होते हैं वो काफ़ी एलोबरेट होते हैं, काफ़ी बड़ी मशीनें होती हैं, विस्तार से किए जाते हैं, टाइम कंज्यूमिंग होते हैं और इन टेस्ट को करने के लिए स्किल की ज़रूरत होती है। ये सभी टेस्ट महंगे होते हैं। तो अगर हम किसी प्रोजेक्ट में प्राइमरी लेवल पे वर्क कर रहे हैं तो इस तरह के टेस्ट करना हमारे लिए बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं हो सकता है। तो हम कुछ अलग टेस्टों का उपयोग करते हैं, कुछ अलग प्रॉपर्टीज का यूज करते हैं। वो प्रॉपर्टी इंडेक्स प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल कहलाती है। इंडेक्स प्रॉपर्टी से हमारा तात्पर्य है कि वो प्रॉपर्टीज जो इंजीनियरिंग प्रॉपर्टी को इंडिकेट करें। प्रॉपर्टीज which indicative of engineering properties are called index properties। समान सूचकांक गुणों या इंडेक्स प्रॉपर्टी की सॉइल की इंजीनियरिंग प्रॉपर्टी भी समान होगी। अगर हमने सूचकांक गुण निकाल लिए हैं तो हमें अभियांत्रिकी गुणों का अंदाजा हो जाएगा। हमने पिछले पीरियड में ये पढ़ लिया था कि कोहेसिव सॉइल के लिए इंडेक्स प्रॉपर्टीज अलग होती हैं और कोहेशनलेस सॉइल के लिए अलग होती हैं। अभी हम कोहेशनलेस सॉइल या ससंजन विहीन मृदाओं की ही बात कर रहे हैं। ससंजन विहीन मृदाओं में जो मुख्य इंडेक्स प्रॉपर्टी होती है वो होती है पार्टिकल साइज और पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कणों का आकार और कणों के आकार का वितरण। ये हमारी कोहेशनलेस सॉइल के लिए होती है, ससंजन विहीन मृदाओं के लिए होती है। और कणों का आकार, कणों के आकार का वितरण निकालने के लिए हम मैकेनिकल एनालिसिस करते हैं, यांत्रिक विश्लेषण करते हैं। यांत्रिक विश्लेषण की दृष्टि से हमने दो हिस्से किए हैं। एक सीब एनालिसिस या छलनियों के द्वारा विश्लेषण, फिर ऐसे पदार्थ जिन्हें छाना नहीं जा सकता, जो इतने बारीक हैं, इतने महीन हैं, इतने फाइन हैं कि उन्हें छाना नहीं जा सकता, उस हिस्से के लिए हम अवसाद विश्लेषण या सेडिमेंटेशन एनालिसिस करते हैं, जो कि स्टोक के नियम पर आधारित होती है। सीब एनालिसिस को भी हमने दो हिस्सों में बांटा है। एक सीब एनालिसिस हमारी होगी जिसमें हम सॉइल को 4.75 mm तक की सॉइल का अध्ययन करते हैं। एक ऐसी सॉइल का अध्ययन करते हैं जो कि 4.75 मिलीमीटर से पास हो जाए और 75 माइक्रोन तक जाए। तो इस तरह की मृदा का अध्ययन हम सूक्ष्म चलनी विश्लेषण में करते हैं, और जो 4.75 मिलीमीटर पर रुक जाती है उसका हम कोर्स सीब एनालिसिस या स्थूल चलनी विश्लेषण में करते हैं। सेडिमेंटेशन एनालिसिस भी हम दो तरीके से कर सकते हैं। एक हमारी पिपेट मेथड होती है और एक हाइड्रोमीटर मेथड होती है। हाइड्रोमीटर मेथड हम सामान्य रूप से ज़्यादा इजी पाते हैं, ज़्यादा उपयोग में लाते हैं। अभी हम चलनी विश्लेषण देखेंगे। ड्राई सीब एनालिसिस के लिए हम 4.75 मिलीमीटर पर के चलनी पर रुके हुए पदार्थ को लेते हैं। इसका नाम याद रखना है, ये ग्रेवल फ्रैक्शन या बजरी अंश कहलाता है, या स्थूल कण कहलाते हैं, या कोर्स ग्रेन सॉइल कहलाती है। इस तरह के विश्लेषण में हम 100 mm, 63 63 mm, 20 mm, 10 mm और 4.75 mm की छलनियां सामान्य रूप से उपयोग करते हैं। जबकि सूक्ष्म चलनी विश्लेषण में हम वो पदार्थ उपयोग करते हैं जो 4.75 mm से पास हो जाए। इसमें हम सैंड फ्रैक्शन या फाइन ग्रेन सॉइल कहते हैं। इसे हम या तो सैंड फ्रैक्शन कहेंगे, फाइन ग्रेन सॉइल कहेंगे,
और इसमें हम 2 mm, 1 mm, 600 माइक्रोन, 425 माइक्रोन, 300 माइक्रोन, 212 माइक्रोन, 150 माइक्रोन और 75 माइक्रोन की छलनी का उपयोग करते हैं। तो ये हमारी छलनियां होंगी। कैसे करते हैं, छलनियां कैसी होती हैं, वो अब हम देख लेते हैं। इस तरह से हमारी छलनियां होती हैं, अलग अलग आकार की छलनियां। उनकी जो ओपनिंग हमें दिखाई दे रही है, ये ओपनिंग सभी में अलग अलग हो। ये पीतल की बनी हुई, ब्रास की बनी हुई हमारी छलनियां होती हैं और इसमें जो अंदर ओपनिंग्स होती हैं वो स्टील के वायर से या स्टील की प्लेट पे बनी हुई होती हैं। इन्हें घटते क्रम में लगाया जाता है। सबसे बड़ी छलनी सबसे ऊपर, उससे छोटी उससे नीचे, उससे और छोटी उससे नीचे, इस क्रम में हम लगाते हैं। और हम इन सब छलनियों को लगाने के बाद इस पूरे सेट को सीप सेकर पे लगातार हिलाते हैं। हिलाने से अलग अलग तरह के मटेरियल, अलग अलग साइज के पार्टिकल अलग अलग छलनियों में इकट्ठे हो जाते हैं और उन्हें हम बाद में तौल लेते हैं। इस तरह से हमारा छलनी विश्लेषण पूरा हो जाता है। सबसे पहले हम 4.75 मिलीमीटर की छलनी पे मटेरियल को छानते हैं और ये देखते हैं कि कितना मटेरियल पास हो गया, कितना रुका। 50% से ज्यादा मटेरियल पास हो गया, यानी ये फाइन फ्रैक्शन है, और अगर 50% से ज्यादा रुक गया तो कोर्स फ्रैक्शन मानते हैं। और जो मटेरियल 4.75 mm से पास हो गया उसे एज ए फाइन फ्रैक्शन, और जो इस पे रुक गया एज ए कोर्स फ्रैक्शन हम तैयार कर लेते हैं। इस तरह से हम इन्हें अरेंज कर लेते हैं। ऊपर, सबसे ऊपर की सीप पे एक ढक्कन लगा लेंगे। सबसे नीचे की सीप नहीं होती है, एक सिंपल पान होता है जिसमें कोई ओपनिंग नहीं होती है। जो मटेरियल हमारी आखिरी सीप पे रुकता है वो इसमें हम कलेक्ट कर लेते हैं। इस तरह से हम इसे सीप सेकर पर लगा लेते हैं और सीप सेकर पर लगा के इसे लगातार हिलाते रहते हैं और 15 मिनट तक हिलाने के बाद अलग अलग छलनियों में जो मटेरियल इकट्ठा होता है उसे तौल लेते हैं। इस तरह से अलग अलग छलनियों पे हमारा अलग अलग साइज का मटेरियल इकट्ठा हो जाएगा और उसे हम तौल लेंगे। फिर हम एक ऑब्जर्वेशन टेबल लेते हैं। कितना सैंपल लें, ये आईएस कोड में दिया गया है। पार्टिकल साइज जैसे जैसे बढ़ती है सैंपल की साइज भी बढ़ती जाती है, लेकिन सामान्य रूप से जब हम फाइन फ्रैक्शन के लिए सीव एनालिसिस करते हैं तो हमें 500 ग्राम मटेरियल पर्याप्त होता है। लेकिन कई बार हम कैलकुलेशन को सरल करने की दृष्टि से 1 किलो 1000 ग्राम मटेरियल ले लेते हैं। इस एग्जाम्पल में मैंने 1000 ग्राम मटेरियल मान लिया है। हमारी टेबल में पहला कॉलम सिंपल सीरियल नंबर का है, दूसरा कॉलम जो हमारा है इसमें हमने सीव की साइज ली है। ये सीव साइज है 2 mm, 1 mm, 600 माइक्रोन, 425 माइक्रोन, 300 माइक्रोन, 212 माइक्रोन, 150 माइक्रोन और 75 माइक्रोन। इन्हीं को हमने mm में लिख दिया है। आप लोग जानते हैं कि माइक्रोन यानी मिलीमीटर का 1000वां हिस्सा, मीटर का 10⁻⁻⁶ पार्ट। हम हर एक छलनी पे रुकने वाले मटेरियल का वेट यहाँ पे नोट कर लेंगे और उसका परसेंटेज निकाल लेंगे। यहाँ पे अगर W आया है तो यहाँ पे अगर W है और ये W1 है तो W1/W × 100 कर देंगे। फिर हम संचयी योग निकाल लेंगे। यहाँ पे ये इधर आ जाएगा, फिर इसे जोड़ के यहाँ और ऐसे यहाँ। आप लोग क्यूमुलेटिव जानते हैं तो क्यूमुलेटिव वेट निकाल लेंगे और 6 कॉलम की रीडिंग को 100 में से घटा के परसेंटेज फाइनल निकाल लेंगे। तो ये हमारे प्रतिशत सूक्ष्मता निकल आएगी। मैं आपको एक एग्जाम्पल दिखा देता हूं। जैसे कि मैंने 1000 ग्राम मटेरियल लिया, इसे डिसेंडिंग ऑर्डर में घटते क्रम में छलनियों को लगा के इसे लगातार हमने 15 मिनट तक चलाया। हर एक छलनी पर रुकने वाले मटेरियल को वेट को नोट किया, फिर उसका परसेंटेज निकाल लिया। ये हमने परसेंटेज निकाला है। फिर इसे
यहाँ इसके ऊपर कोई रीडिंग नहीं, इसलिए यहाँ लिख दिया। अब इसमें ये जोड़ के संचय योग यहाँ लिख दिया, इसमें ये जोड़ के संचय योग यहाँ लिख दिया। इस तरह से संचय योग भर दिए। फिर 100 में से घटा के हमने ये रीडिंग लिख दी। इस तरह से हमारे पास अब दो कॉलम हैं, एक तो ये है और दूसरा कॉलम हमारा ये है। इन दो कॉलम को हम लेके एक ग्राफ बनाएंगे। वो ग्राफ हमारे लिए काफी महत्वपूर्ण होता है, बहुत ही ज्यादा काम का होता है। ये ग्राफ सेमी लॉग ग्राफ पेपर पे बनाया जाता है, सिंपल ग्राफ पेपर पे नहीं बनाया जाता। सेमी लॉग ग्राफ पेपर अगर आपको ना मिले तो मेरे ब्लॉग पे ढूंढ लेना, वहां पे सेमी लॉग ग्राफ पेपर मिल जाएगा आपको आराम से। ये वाला एक्स एक्सिस पे हम सीव साइज लेते हैं, पार्टिकल साइज लेते हैं, और वाई डायरेक्शन में वाई एक्सिस पे हम परसेंटेज फाइनर ले लेते हैं। वाई एक्सिस पे हम परसेंटेज फाइनर ले लेते हैं। पिछले वैल्यूज मिली थी, जैसे 2 mm पे 89.2, तो हम यहां देख लेते हैं 2 mm पे ये 1 mm और ये 2 mm, इस पे 89.2 की रीडिंग ले ली। इसी तरह से सारी रीडिंग्स को हम लेते जाते हैं और एक बहुत ही स्मूथ ग्राफ से इसे जोड़ देते हैं। ये जो कर्व होता है ये पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर्व कहलाता है। ये हमारे लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। इसके शेप को देख के ही हमें पता चल जाता है कि हमारी सॉइल कितनी अच्छी है, किस काम में आ सकती है और किस काम में नहीं आ सकती है। उसकी ग्रेडिंग के बारे में हमें पता चल जाता है। अब हम 10% वाली लाइन को आगे बढ़ाएंगे, जहां ये कर्व को छुएगी वहां से हम नीचे आ जाएंगे। जो साइज मिलेगी वो D10 कहलाती है। उसी तरह से हम 30% वाली लाइन को आगे बढ़ाएंगे, जहां ये कर्व को टच करेगी वहां से हम नीचे आ जाएंगे, ये D30 कहलाती है। और जो 60 वाली लाइन है इसको हम आगे तक बढ़ाते जाते हैं और जब इसे नीचे लाते हैं तो D60 हो जाती है। तो इस तरह से हम D10, D30 और D60 निकाल लेंगे। ये हमारे लिए आगे काम आएंगे। D10 को हम मृदा की प्रभावी साइज या इफेक्टिव साइज ऑफ सॉइल कहते हैं। प्रतिशत सूक्ष्मता के 10% के तुल्य मृदा कणों के मिलीमीटर में परिमाप को D10 कहते हैं। ये परिभाषा हमें ज्यों की त्यों याद कर लेनी है। It indicates that 10% particles are finer than this size. It indicates that 10% particles are finer than this size. ये हमें याद रखना है। अब हमारे पास जो 3 रीडिंग आई, हमारे पास कौन कौन से आई? D10, D30 और D60। इसके आधार पे हम दो चीजें कैलकुलेट करेंगे। पहला समानता गुणांक या कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी। कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी मतलब D60 अपॉन D10 होता है। उसी तरह से कोफिशिएंट ऑफ कर्वेचर यानी D30 स्क्वायर अपॉन D60 इंटू D10 होता है। ये दो महत्वपूर्ण कोफिशिएंट हमें मिल जाते हैं। इनके आधार पर हम ये पता करते हैं कि हमारी सॉइल किस काम आएगी, किस क्लासिफिकेशन की है, कौन से वर्ग में आएगी और इसका किस तरह से हम उपयोग कर सकते हैं, इसकी इंजीनियरिंग प्रॉपर्टीज कहां पर होंगी। हम मृदा के वर्गीकरण में इसका उपयोग करते हैं। इसका उपयोग हम कणों के वितरण को ज्ञात करने या पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन में करते हैं। हमें सड़क बनाने के लिए जो मिट्टी उपयोग करनी होती है, कई बार वो हमारे प्रयोग के लायक नहीं होती है, वो बहुत अच्छी नहीं होती है, तो उसका हम स्थिरीकरण करते हैं, सॉइल को स्टेबलाइज करते हैं। तो सॉइल स्टेबलाइजेशन में भी पार्टिकल साइज एनालिसिस का बहुत उपयोग है। और ग्रुप इंडेक्स मेथड में हम इससे सॉइल का क्लासिफिकेशन कर लेते हैं। इसके ये 4 प्रमुख उपयोग हैं। ये इसके 4 मुख्य उपयोग हैं। सॉइल के कौन कौन से ग्रेड होते हैं? तो सॉइल के 3 ग्रेड हमने मुख्य रूप से माने हैं। एक वेल ग्रेडेड सॉइल या सुवर्गीय मृदा, एक कुवर्गीय मृदा या पुअरली ग्रेडेड सॉइल। पुअरली ग्रेडेड सॉइल
या समान वर्गीय सॉइल या यूनिफॉर्मली ग्रेडेड सॉइल, ये एक ही बात है। अगर मिट्टी समान वर्गीय है तो हमारे लिए वो ज्यादा काम की नहीं होती है, इसलिए हमने उसे कुवर्गीय सॉइल कह दिया है। थोड़ा सा गलत लिखा है, कुवर्गीय सॉइल। और तीसरी गैप ग्रेडेड सॉइल या अंतराल वर्गीय मृदा। मैं ग्राफ पे बता देता हूं। ये ग्राफ हमारे एक लंबा सा एरिया कवर कर रहा है, तो ये हमारी मिट्टी वेल ग्रेडेड सॉइल कहला सकती है। अगर ये ग्राफ ऐसा आता, यानी इसमें इस तरह के कण हैं और इस तरह के कण हैं, तो ये हमारा एक जैसी मिट्टी है, इसीलिए ये पुअरली ग्रेडेड सॉइल कहलाती या यूनिफॉर्मली ग्रेडेड सॉइल कहलाती। जबकि अगर ये ग्राफ हमारा कुछ ऐसे आता, तो इसमें का मतलब है कि इसमें कुछ तरह के सॉइल पार्टिकल हैं और कुछ तरह के बिल्कुल एब्सेंट हैं। तो इस तरह की मिट्टी को हम गैप ग्रेडेड सॉइल कहते हैं। ये हमारी सॉइल है, ये एस आकार का कर्व दिखाई दे रहा है, ये एस आकार का कर्व दिखाई दे रहा है। ये वाला कर्व, ये वाला वेल ग्रेडेड सॉइल है। ये वाला कर्व देखें जो स्टेप में दिखाई दे रहा है, ये गैप ग्रेडेड सॉइल है। और ये वाली सॉइल पुअरली ग्रेडेड सॉइल है। तो इस तरह से हम इससे मिट्टी को पहचान लेते हैं। वेल ग्रेडेड सॉइल यानी उसमें सब तरह के कण होंगे, तो जो बड़े कण हैं उनके गैप छोटे कण, और जो छोटे कण हैं उनके गैप और छोटे कण भर देंगे। डेंसिटी ज्यादा होगी, पारगम्यता बहुत कम होगी, शियर स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा होगी, कंप्रेसिबिलिटी बहुत कम होगी। जबकि पुअरली ग्रेडेड सॉइल में पारगम्यता बहुत ज्यादा होगी, शियर स्ट्रेंथ बहुत कम होगी और कंप्रेसिबिलिटी भी बहुत ज्यादा होगी। यानी ग्रेड से हमें ये पता चल जाता है कि हमारी मिट्टी किस तरह का व्यवहार करेगी। अगर सड़क बना रहे हैं तो हमें वेल ग्रेडेड सॉइल चाहिए, और अगर हम फिल्टर बना रहे हैं जहां पे पानी को छानना है, पानी को बाहर निकालना है, तो वहां पे पुअरली ग्रेडेड सॉइल छोटे हैं, उनका विश्लेषण छलनी विश्लेषण से नहीं किया जा सकता। इसके लिए हम सेडिमेंटेशन एनालिसिस करते हैं, और सेडिमेंटेशन एनालिसिस हम स्टोक के नियम के आधार पर करते हैं। स्टोक के नियम के अनुसार किसी द्रव में उपस्थित कणों के जमाव की दर या रेट ऑफ सेटलमेंट कणों के आकार, परिमाप और भार पर निर्भर करता है। इन तीन चीजों पे हमारा किसी भी लिक्विड में सेटलमेंट की जो रेट होती है वो निर्भर करती है, वो इस पे डिपेंड करती है। अगर हम एक जार लें, उसमें एक सस्पेंशन, एक घोल डाल दें, तो घोल में कणों के नीचे जाने की गति उनके आकार पर निर्भर करेगी। बड़े आकार के कण तेजी से नीचे बैठेंगे और छोटे आकार के कण धीरे धीरे नीचे बैठेंगे। अगर हम इनकी रिलेटिव क्वांटिटी निकाल पाए तो हमें बड़े आसानी से ये पता चल जाएगा कि कौन सा मटेरियल कितनी मात्रा में उपस्थित है। हम बहुत डिटेल में नहीं जा रहे हैं, लेकिन परीक्षा की दृष्टि से स्टोक के नियम की मान्यताएं जानना जरूरी है। इसमें हमने माना है कि सारे पार्टिकल स्फेरिकल हैं, गोल हैं। कणों का आकार 0.002 mm से कम तथा 0.2 mm से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर कणों का आकार 0.002 mm से कम है तो ब्राउनियन मोशन के कारण ये कभी नीचे नहीं बैठेंगे, और 0.2 से ज्यादा है तो ये टर्बुलेंस पैदा करेंगे और इससे हमारा प्रैक्टिकल सही नहीं हो सकता है। गणना के लिए हम घोल में एवरेज स्पेसिफिक ग्रेविटी मान के चलते हैं। अलग अलग हो सकती है, लेकिन हम एवरेज मान के चलते हैं। हम ये मान के चलते हैं कि सेटलमेंट में दीवारों को, बर्तन की दीवारों का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, और प्रत्येक कण दूसरे से इंडिपेंडेंट होके ही घोल में बैठेगा, एक दूसरे को कोई प्रभावित नहीं करेंगे। ऐसा माना गया है कि
पात्र में दीवारें अनंत दूरी पर हैं और केवल एक ही कण घोल में नीचे बैठ रहा है, वो ना तो दीवारों से प्रभावित होता है ना दूसरे कणों से प्रभावित होता है। तो इस तरह से हम स्टोक के नियमों की मान्यताएं मानकर स्टोक के नियम के आधार पर भी एनालिसिस कर सकते हैं। धन्यवाद।